तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है रूमाते द स्टोरी ऑफ हेलेना। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक पपेट शो को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्री और तेते एक माइथोलॉजिकल प्ले यानी कि रामायण को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो तेते है वो अपनी थॉट बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि जो रावण है वो सीता को वाकई में पसंद करता था या प्यार करता था उससे, और ये बात वो तेते से कहता है। लेकिन उसके साथ बैठे तेते के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जैसे कि वो किसी और ही बात को डीपली समझ रही हो। अब वो इस वक्त ये कहती है कि प्यार और लस्ट के बीच में एक पतली सी लकीर होती है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। अब ब्री यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज फील करता है, लेकिन उस पल वो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता। लेकिन बात साफ थी कि तेते सिर्फ शो नहीं देख रही थी, बल्कि वो अपना एक पास्ट याद कर रही थी। अब आगे की सीन में ब्री और तेते धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेले की भीड़ में वो एक स्टॉल के सामने रुकते हैं जहाँ पर एक आदमी कराइंडिंग नाम का एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बेच रहा था। अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेडिशनल और पुराना है, और यहाँ पे जो तेते है वो इसको खरीदना चाहती थी, और यहाँ पर जो ब्री है वो उसे खरीद कर उसे दे देता है, क्योंकि जो तेते है ऐसा लग रहा था जैसे वो इस चीज से ऑलरेडी जुड़ चुकी है। अब उसके लिए वो जो ग्राइंडिंग था वो कोई सिंपल म्यूजिकल पीस नहीं था, बल्कि एक याद थी, उसके बचपन का एक हिस्सा था। अब ब्री थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और वो ग्राइंडिंग उठाता है और तेते देखते हुए उसे बजाने लगती है। अब लेकिन यहाँ पे जो तेते है वो बिना कुछ कहे जब उसे बजाना शुरू कर देती है, और उस पर जो पूरा सीन था वो बिल्कुल थम सा गया था, ठहर सा गया था। अब ब्री उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। उसकी आंखों में उसके एक्सप्रेशन और इंस्ट्रूमेंट की आवाज जो थी वो बहुत ही अजीब सा वाइब क्रिएट कर रही थी। वो एक पल नॉर्मल सीन नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया से जुड़ी हो। तब कहानी आगे बढ़ते हुए हमें एक बोर्डिंग हाउस पर ले जाती है जहाँ पर हम तीन दोस्तों एसएफ, डोनी और इरवान को शांति से एक रूम में अपनी पढ़ाई करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर तो सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हवा में हल्की सी टेंशन थी, हवा भारी सी लग रही थी, और वहाँ पे इतनी शांति थी जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अब तभी उनका एक और दोस्त नांडो बिना कुछ बोले सीधे अंदर आता और अपने रूम में चला जाता है, और ये कोई खास रिएक्शन नहीं देता। लेकिन उसकी एंट्री के बाद जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड और अजीब सा फील उन्हें हो रहा था। अब दूसरी ओर ब्री और तेते अभी भी जो मेला लगा हुआ था वो उसके अंदर ही थे और उसे अटेंड कर रहे थे। अब वो दोनों वापस घर आ रहे होते। तेते जो है वो ब्री को थैंक यू बोलती क्योंकि उसका घर काफी दूर था, लेकिन ब्री के लिए ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करता है। उसका फोकस बस फीलिंग पर था। अब जब तेते जाने लगती है तो ब्री उसके घर उसे छोड़ने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर जो तेते है वो पोलाइटली उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और दोबारा से नांडो के रूम पर आता है, जहाँ पर नांडो रूम के अंदर एंट्री करता है। लेकिन इस पर जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही नांडो अंदर आया था, तो फिर से बाहर से अंदर कैसे आया। अब यहाँ पे बात आती है कि जो पहले नांडो आया था वो कौन था। अब जब ब्री जब रात में घर वापस आता है तो एक बटरफ्लाई उसके साथ घर के अंदर प्रवेश करती है। अब अगले दिन जब ब्री कॉलेज के लिए निकलता है तो उसकी नजर फिर से उसी बटरफ्लाई पर पड़ती है जो कि पौधे पर शांति से बैठी हुई थी। अब ब्री बिना कुछ सोचे समझे उस पौधे पर पानी छिड़क देता है। अब कुछ वक्त बाद इरवान ने ब्री को बताया कि बोर्डिंग हाउस में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जैसे उन्होंने देखा कि नांडो जैसा कोई आदमी उसके रूम में आया था, लेकिन असली नांडो तो उसके बाद आया था। अब जब ब्री ने ये बात सुनी तो उसने बहुत लाइटली लिया, क्योंकि उसे लगता था कि जो सभी लोग हैं वो हाइजोलेट कर रहे थे। लेकिन इरवान ने ये बात काफी ज्यादा सीरियसली ले ली थी, क्योंकि जिसने देखा वही जाने। अब यहाँ पर उसका चेहरा बिल्कुल बदल सा गया था और उसने ब्री से साफ साफ बोल दिया कि अगर उसने ऐसा मजाक बनाया तो उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अब उसी शाम नांडो अपने गर्लफ्रेंड एलन के साथ बोर्डिंग हाउस में आया था। अब सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल था और नांडो चाय बनाने के लिए किचन में गया और एलन ड्राइंग रूम के अंदर अकेले बैठी हुई थी। उसी वक्त एक उसकी नजर बटरफ्लाई पर पड़ती है जो कि एक पेंटिंग के पास शांति से बैठी हुई थी। अब एलन थोड़ा सा क्यूरियस होकर घर के अंदर एक्सप्लोर करने लगती है और तभी उसने एक लेडी को देखा।
और वो भी सफेद कपड़ों में। वो एक पल इतनी क्रीपी थी कि उसके दिमाग में एक शॉक रजिस्टर भी नहीं हो पाया था। और तभी नांडो चाय लेकर आ गया, लेकिन जैसे ही एलन ने कप की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कप असल में किसी कटे हुए हाथ ने पकड़े रखा हुआ था। अब एलन बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाते हुए सीधा बाहर भाग जाती है और अपने कार में जाकर बैठ जाती। वह इतनी ज्यादा शॉक में थी कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नांडो ने पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो एलन ने सिर्फ इतना ही कह दिया कि उसे जल्दी अपने घर जाना है, उसे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। अब थोड़ी देर के बाद में जब सभी दोस्त वहां पर आए तो उन्हें एलन का बैग मिलता है। बैग एकदम से डेकोरेटिव लग रहा था, जैसे कोई गिफ्ट हो। अब यहाँ पे सभी ने कैजुअली कमेंट किया कि ये गिफ्ट जैसा लगता है, और बाकी सब ने भी उस बैग को इग्नोर कर दिया। खैर, अब थोड़ी देर के बाद में इरवान का पैर उसी टूटे हुए कप पर पड़ जाता है और वो गुस्से में भला बुरा कहते हुए उन टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। फिर खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जो है वो खिड़की पर पड़ती है और खिड़की पर उसे किसी लेडी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब उस पल के लिए वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और डर में था कि उसके पीछे कौन, और जैसे ही वो पलट कर देखता है उसके पीछे कोई नहीं था और खिड़की से भी रिफ्लेक्शन जो थी वो अब गायब हो चुकी थी। अब वो थोड़ा हिचकिचाते हुए किचन की तरफ बढ़ता है और उसको वही लेडी दिखाई देती है, लेकिन इस बार सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता है और वो लेडी डायरेक्टली उस पर हमला कर देती है। अब इरवान जमीन पर गिर पड़ता है और पूरा सीन एक हॉरर सीक्वेंस के अंदर बदल जाता है। अब घर की हवा काफी ज्यादा भारी फील होने लगी थी, आसपास ठंडक फैल गई थी और इरवान की आंखें फिर से उस रिफ्लेक्शन को ढूंढने लगती है और उसको अब वह लेडी टेबल के ऊपर दिखाई देती है जो कि उसे ही घूर रही होती है। अब यहाँ से वो बहुत जोर से चिल्लाता है और ऐसे में जो एसएफ है वो तुरंत उसकी चीख सुनकर किचन की तरफ दौड़ कर आता है। अब उसका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वहां पर डोनी भी पहुंच जाता है और यहाँ पर जो सीन था वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा टेंस था। अब यहाँ पर जो इरवान था वो बेहोश हो गया था ये सारी चीज देखकर, तो यहाँ पर डोनी और जो एसएफ है वो किसी तरह उसे यहाँ पर होश में लेके आते हैं। अब यहाँ पर जो इरवान है वो होश में आ भी जाता है। अब अगले दिन इरवान ने सबको साफ साफ बताया कि उसने जो लेडी देखी थी वो रियल थी और उसके एक्सप्रेशन में साफ डर झलक रहा था। वो कंफ्यूज भी हो रखा था। तभी नांडो ने एक और फैक्ट शेयर किया कि उसने बताया कि एलन ने भी एक दिन पहले उसी लेडी को देखा था और इसी लेडी को देखकर वो यहाँ से भाग गई थी। अब एसएफ ने तुरंत नांडो को ब्लेम किया कि उसका मानना था कि ये सारी जो चीजें हैं वो उसी की वजह से हो रही है। अब शायद से एलन को वहां पर लाना इनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन नांडो ने ये चीज क्लियर कर दी कि उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था कि वो लेडी वहां पर आ जाए इन उस भूख को। अब यहाँ पर सभी लोग काफी टेंशन में थे और इसी टेंशन में हम एक और सीन को देखते हैं जहाँ पर ब्री और तेते शांत मूड पर लेक के पास बैठे हुए थे। ब्री के मन में एक सवाल था कि इतनी बार मिलने के बावजूद भी वो अब तक तेते के बारे में बेसिक चीजें भी नहीं जानता, जैसे कि वो कहाँ रहती है, उसके मॉम डैड कौन है। अब तेते इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल शांत होकर देती है। अब उसने बस इतना कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अब ब्री उस पल को बिल्कुल लाइटली ले लेता है। उसका मानना था कि टाइम को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन तेते का पर्सपेक्टिव कुछ और ही था। अब उसने सॉफ्टली बताया कि इंसान कभी समय को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो सिर्फ उसके अनुकूल हो सकता है। अब इन सब पलों के बीच में बोर्डिंग हाउस में सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस वाली होती जा रही थी। नांडो ने सबको सजेस्ट किया कि वहां से सबको निकल जाना चाहिए, यह जगह हॉन्टेड है, लेकिन इरवान कंफ्यूज हो रखा था और एसएफ का रिएक्शन बिल्कुल भी अग्रेसिव हो चुका था। उन दोनों में काफी ज्यादा आर्गुमेंट हो जाती है और सभी दोस्त उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते। तभी ब्री के फोन पर एक कॉल आता है और उसकी टोन बड़ी अजीब थी, अर्जेंट थी। उसने उससे इतना कहा कि जल्दी बोर्डिंग हाउस आ जाओ। अब ब्री तेते के साथ वापस वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही इरवान की नजर तेते पर पड़ती है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। इरवान क्लियरली बोल देता है कि वह लड़की जिसे ब्री लाया है वही भूत है, जो कि उसने पहले भी देखी थी।
थी, लेकिन ब्री गुस्सा हो जाता है और डिनाई करने लगता है। अब यहाँ पे जो रूडी है वो ब्री से पूछता है कि वह इसे कहाँ पर मिला था, तो ब्री ये बोलता है कि ये लड़की यही की है, लेकिन रूडी ने कहा कि उसने उस लड़की को यहाँ कभी नहीं देखा और वह पर सबके लिए काफी ज्यादा डरावना था। सबके चेहरे एकदम सीरियस हो गए थे। अब यहाँ पे जो ब्री है वो तेते को ढूंढते हुए बाहर जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन जब वो वापस आता है तो तेते घर के अंदर थी, जो कि एक बटरफ्लाई के साथ बड़ी ही शांति के साथ खेल रही थी। उसने कामली ब्री को एक चीज समझाई कि उसके दोस्तों को अपने वर्ड्स और एक्शन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने रूल्स होते हैं। अब उस रात ब्री के सभी दोस्त एक फैसला लेते हैं कि वह कोबराल के पास जाएंगे। कोबराल एक लोकल आदमी था जो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कि वो हर चीज जानता हो। अब जब इन सब ने बोर्डिंग हाउस के रिसेंट हुए हादसों के बारे में उसे बताया तो उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, कोई डर नहीं था, वो बस शांत था। इतना शांत कि उसकी जो साइलेंस थी वो काफी ज्यादा लोगों को टेंस कर रही थी। अब यहाँ पे जो एसएफ है, एसएफ के मन में तुरंत एक डाउट आता है कि क्या कोबराल ऑलरेडी सब कुछ जानता है। तो कोबराल ये कहता है कि हर जगह के अपने नियम होते हैं और इंसान को अपने शब्द और हरकतों पर ध्यान रखना चाहिए। ये सुनते ही ब्री की एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि ये बात असल में जो तेते है उसने भी उससे कही थी। अब उसका चेहरा पूरा ब्लैंक पड़ चुका था, क्योंकि जब उसने यही चीज 2 बार सुनी तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। अब यहाँ पर जो एक शाम को जो ब्री है वो अपने रूम में बड़ी ही शांति से अपने काम में व्यस्त होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, घर के अंदर कोई खास हलचल भी नहीं थी और ब्री अपने रूटीन में मग्न हो रखा था। लेकिन तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि किसी लेडी की कोई सॉफ्ट आवाज हो, क्योंकि वो किसी गाने को गा रही थी और बहुत धीरे धीरे, और वह भी घर के किसी कोने से। ब्री थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हुआ, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उसने काम से अटेंशन हटा और धीरे धीरे अपने रूम के बाहर निकल गया। वो काफी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जैसे कि वो खुद श्योर नहीं है कि वो क्या सुन रहा है। वो धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ जाता है और जैसे ही उसने वहां पर पैर रखा तो उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। वहां पर एक लेडी बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर उसकी आंखें काली थी, वो बिना किसी इमोशन की थी, जैसे कि वो बस अब देख रही हो और कुछ महसूस नहीं कर रही हो। ब्री के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और उसके अंदर डर साफ झलक रहा था, पर उस डर के बावजूद उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और धीरे धीरे उस लेडी के करीब जाने लगा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो लेडी कौन है। लेकिन तभी घर की जो लैंडलाइन रिंग है वो बजती है और जैसे ही उसका ध्यान रिंग की तरफ जाता है वो लेडी अचानक से गायब हो जाती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, हर तरफ ठंडक हो जाती है, जैसे कि वहां पर अभी भी कुछ हो। अब अगले दिन सब कुछ शांत हो चुका था और जो तेते है वो अपना कराइंडिंग बजा रही होती, जैसे कि हमेशा बजा करती। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी होती है, लेकिन ब्री ने उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही नोटिस किया था, एक छुपी हुई उदासी जो उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। वो उसे इसका कारण पूछता है तो वो ये बताती है कि ये एक लंबी कहानी है और अगर वो उन लम्हों को याद करेगी तो वो काफी दुखी हो जाएगी। अब इसी बीच ब्री को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज पता चलती है, उसे उसकी सच्चाई पता चलती है। उसने एक पुरानी फोटो देखी थी और तेते का असली नाम हेलेना था। अब ब्री उसकी पुरानी डायरी पढ़ता है और डायरी के पेजेस पर लिखा हुआ था कि हेलेना को बच्चे बहुत पसंद थे, उसके साथ उसे वक्त बिताना, उनके साथ खेलना उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। लेकिन कई साल की शादी के बावजूद भी हेलेना और उसके पति हैंडी को कोई भी बच्चे नहीं हुए। ऊपर से उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी, दिक्कतें बढ़ने लगी। अब हैंडी ने डिसीजन लिया कि वो जकार्ता शिफ्ट होगा और वहीं पर काम करेगा। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हेलेना एक कॉल रिसीव करती है। दूसरी ओर एक लेडी थी जिसका नाम था नीना। उसने कहा कि वो हैंडी की पत्नी है और अब हैंडी तेते से प्यार नहीं करता और वो 6 महीने प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि हैंडी के बच्चे की माँ थी। अब हेलेना ये सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ और उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और उसका जो चेहरा था वो पूरा सफेद पड़ चुका था। कुछ दिन के बाद उसे एक खत मिलता है और उसमें जो हैंडी है उसने उसका घर जो था वो गिरवी रख दिया था और उसके पैसे से वो एक अपना नया परिवार शुरू कर चुका था और इसके साथ ही उसने एक डिवोर्स पेपर भी हेलेना को भेजा था। अब ये सब देखने के बाद जो हेलेना है वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है
और इसी के चलते वो बोर्डिंग हाउस की एक रूम के अंदर खुद को खत्म कर लेती है। अब वापस से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर जो ब्री है उसके ऊपर जो लाइट बल्ब है वो अचानक से ब्लिंक करता है और जोर से फट जाता है। अब यहाँ पर उसके आसपास जो चीजें थी वो वियर्ड होने लगी थी, क्योंकि खिड़कियां अपने आप बंद खुल रही थी, किचन का जो रैक था वो हिलने लगा था और बर्तन जमीन पर गिरने लगे थे। अब यहाँ पर जो ब्री है वो बिल्कुल से शॉक हो जाता है और उसके सामने हवा में दो चाकू तैर कर सीधे उसकी तरफ आते हैं, यानी कि किसी ने उसके ऊपर उन चाकुओं को फेंका था। अब यहाँ पे जो हेलिना है वो अचानक से उसके सामने आती है। ब्री घबरा कर डायरी उठाता है, लेकिन तब तक उसके सामने वो चली जाती है और उसके सामने सिर्फ बचती है हवा। बाद ब्री एक झलक देखता है जहाँ पर हेलिना जो थी वो बालकनी की तरफ जा रही होती है और वह तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वह बालकनी में पहुंचता है तो वहां सिर्फ होता है सन्नाटा, क्योंकि हेलिना अब जा चुकी थी। अब यहाँ पर जो ब्री है वो लेक के पास जाता है, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद थी कि जो तेते है वो वापस यहाँ पर जरूर आएगी और वो उससे एक बार और मिलेगा, क्योंकि लास्ट बार भी वो इससे यहीं पर मिला था। अब यहाँ पर वो इसका इंतजार करने लगता है। शाम हो जाती है और धीरे धीरे रात भी हो जाती है, लेकिन वहां पर अभी तक तेते नहीं आई थी। अब जो ब्री है वो लेक के पास बैठकर अपना चेहरा पानी में देख रहा होता है और जब उसने ऊपर देखा तो वहां पर तेते खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा होती, लेकिन इस बार उसकी प्रेजेंस ज्यादा रियल और ज्यादा हैवी फील हो रही थी। अब ब्री तुरंत खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक गिर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसने बिना पूछे उसकी पूरी डायरी पढ़ ली थी और उसका पूरा सच भी जान लिया था। उसने उस पल में बस एक चॉइस ली, वो तेते के पास गया और उसे हक किया, और वह ब्री के अलावा किसी और को नहीं दिख रही थी। बोर्डिंग हाउस का माहौल जो था वो भी थोड़ा सा वियर्ड था। जहां पर जब ब्री घर लौटता है तो सबसे पहले एक चीज नोट करने वाली थी कि उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। ब्री ने किसी से भी कुछ नहीं कहा, बस सीधे वो अपने रूम में चला गया और बिना किसी से बात करे हुए, बिना किसी हेजिटेशन के, यानी कि इस बार उसके चेहरे पर कोई भी डर नहीं था। अब जब ऐसा पर डोनी जब ये सब दूर से देख रहे होते और दोनों का रिएक्शन एक ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों थोड़े कंफ्यूज में बोल उठते हैं कि ब्री काफी दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है। एसप ने भी उसकी बात पर एग्री किया। फिर वो दोनों कामली सजेस्ट करते हैं कि ये सब इरवान और नांडो को भी बताना चाहिए। खैर अब ये दोनों ही निकल पड़ते हैं इरवान और नांडो से मिलने के लिए। सब कुछ नॉर्मल था जब तक यहाँ पर अचानक से बाइक नहीं रुकती और यहाँ पर कंफ्यूज होकर वो आसपास देखते हैं कि वही रोड, वही टर्न, वही सराउंडिंग, यानी कि वो एक ही जगह पर 2 बार आ चुके हैं। यानी अब वो एक ऐसे चक्र में पहुंच चुके हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे होंगे। तब तभी यहाँ पर हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जहाँ पर किसी ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और दोनों एकदम से जम जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज बिल्कुल पास ही आई थी और उसकी तुरंत ही बाद वहाँ एक और आवाज सुनाई देती है कि मेरा सर वापस कर दो। अब रोडी और डोनी सामने देखते हैं और रोड के बीच एक कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक हेडलेस लाश आती है। डर के मारे दोनों अलग अलग रास्तों में भाग जाते हैं। रूडी काफी कंफ्यूज हो गया था और वो बस कहीं पर रुक गया और फिर उसके सामने वही लेडी का भूत आ गया और वो फिर से लाइन रिपीट की। अब दूसरी तरफ डोनी भी उस भूत का सामना कर रहा था और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता और बिना कुछ सोचे समझे वो बस भागे ही जा रहा था। अब इसी बीच बोर्डिंग हाउस के अंदर एसप को ब्री के रूम से लाउड म्यूजिक की आवाज है और एक पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगले ही पल वो म्यूजिक एक लेडी की रोती हुई क्रीपी आवाज के अंदर बदल जाती है। लाइन अचानक से रिंग करने लगती है और यहाँ पे जब ऐसा अपने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक लेडी की आवाज आई कि हेलिना से बात करनी है। ऐसा अपने कैजुअली बोला कि यहाँ पर कोई हेलिना नहीं रहती, पर तुरंत रिप्लाई आया कि वो सोफे पर बैठी हुई है। ऐसा अपने धीरे से पलट कर देखा, उसके सामने हेलिना का भूत खड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा इतना ठंडा कि हवा का झोंका भी उसके सामने गर्म लगता। अब रूडी और डोनी फाइनली पहुंच जाते हैं नांडो से मिलने के लिए। वहां पर नांडो ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहा था और सब कुछ शांत था। अब ऐसा भागता हुआ अंदर आया और उसकी सांस फूली हुई थी, उसका चेहरा सफेद लग रहा था।
वह बस इतना ही बोल पाया कि वह आज रात वहां पर रुकना चाहता है। अब अगले दिन जब ब्री कॉलेज में होता है तो उसके बाकी फ्रेंड्स ने फैसला कर लिया अब वो और नहीं, वो एक शैमन को बोर्डिंग हाउस में लेकर आए। उम्मीद थी कि ये स्पिरिट अब इस घर को छोड़ देगी। शैमन ने तुरंत ही इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया और नांडो को बोला कि ऑफरिंग ग्राउंड पर रख दो, और फिर एक पावरफुल आवाज में चिल्लाते हुए बोला कि इस घर को तुरंत छोड़ दो। सभी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और अगले ही पल एक इनविजिबल शक्ति ने शैमन को हवा में उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया, और तब जाकर हेलेना सामने आती है और अपने पूरे रूप में, और उसका चेहरा दर्द, गुस्से और एक ठंडेपन से भरा हुआ था। शैमन ने फिर एक कोशिश किया हेलेना के ऊपर हमला करने का, लेकिन इस बार वह गायब हो गई और तुरंत इसके पीछे उसका गला पकड़ लिया और बिना किसी स्ट्रगल के उस विंडो के बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर बाकी सभी लोग डर गए थे। नांडो ने हिम्मत करके हेलेना पर हमला किया, लेकिन उसने भी उसका गला पकड़ लिया। अब ये सीन इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि डोनी वहीं पर बेहोश हो गया। तभी ब्री घर आता है और शैमन चोट में घायल पड़ा हुआ था और उसने उससे इतना कहा कि तुम अपने दोस्तों को बचा लो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और वे तुरंत ही अंदर चला गया। रूम के अंदर जाते ही तेते ने उसकी तरफ देखा, यानी कि हेलेना ने। ब्री ने आराम से कहा कि वह उसके दोस्तों को नुकसान ना पहुंचाए। तेते ने नांडो को छोड़ दिया, लेकिन उसे एक तरफ जोर से धक्का दिया। अब तब ब्री ने फाइनली अपना सच बताया। वो ये बात जानता था कि जो तेते है वो एक भूत है, लेकिन कभी भी उसने कुछ गलत फील नहीं किया था। वह सिर्फ एक दोस्त और शांति चाहती थी, पर उन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया है। सभी लोग सन्नाटे में थे। तब एसप ने सीधा एक सवाल पूछ लिया कि ब्री उसके साथ रिश्ते में था। अब ब्री ने तेते की तरफ देखता है और क्वाइटली कहता है कि वह प्यार नहीं करता था, बल्कि उसकी कहानी लिख रहा था, और अगर उसके झूठ से उसके दोस्तों को तकलीफ हुई तो वह ऐसा नहीं होने देगा। तेते अब शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसने प्यार से बोला कि उसे सब पता था और उसकी स्टोरी हर वक्त वो देख रही थी जब वह कहानी लिखता था। वह तब उसके आसपास ही हमेशा थी, और तभी सीन के अंदर रूडी वापस आ जाता है और इस बार वह कोपराल को लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर तेते कामली बोलती कि वह यह जगह छोड़ देगी ताकि ये सब उससे डरना बंद कर दे। फिर वह सॉफ्टली ब्री से पूछती है कि वह जाने से पहले ब्री को एक बार गले लगा सकती है। अब कोपराल तुरंत ही यहाँ पर ब्री को वार्न करता है कि अगर उसने तेते को हक किया तो इसका मतलब ये है कि ब्री ने अपनी मर्जी से अपनी आत्मा तेते को दे दी। अब एक पल के लिए शांति हो जाती है और ब्री सोचता है और अपनी दिल की बात सुनता है। वह आगे बढ़ता है, तेते को गले लगाता है और बस एक लाइन कहता है कि वह हमेशा उसका दोस्त रहेगा। यानी कि तेते को वह दोस्त और वह प्यार मिला जो कि उससे कभी भी जिंदा रहते नहीं मिल पाया था। यह सब कुछ उसके हस्बैंड को करना चाहिए था, लेकिन उसका हस्बैंड उसे छोड़कर नीना नाम की लड़की के साथ चला गया था। अब तभी एक कोमल सी रोशनी हेलेना यानी कि तेते के चारों ओर घूमने लगती है और वो एक बटरफ्लाई में बदल जाती है और वो हवा में उड़ जाती। अब यहाँ पर जो बटरफ्लाई हम शुरुआत से देखते आ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हेलेना थी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है जहाँ पर एक अननोन लेडी किताब को उठाती है जिसका ऑथर कोई और नहीं बल्कि ब्री ही था। अब यानी कि उसने पूरी कहानी लिख दी है। वो एक पन्ना खोलती है और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो चीज दिल में लिख दी जाए वह कभी मिटाई नहीं जा सकती, वह हमेशा वही रहती है और एक याद बनकर, एक कहानी बनकर, जैसे कि उनकी मुलाकात और अलविदा तेते के साथ थी। आज उस घर के अंदर कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की कहानी इस घर के अंदर बंद है और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।